हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आई एम संदीप यादव और हर बार की तरह आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और एक्सरसाइज लेकर एसपी बख्शी से। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास से पहुँच सके और यहाँ से कुछ सीख सकें। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा यदि आप इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एक्सरसाइज आई का आज नंबर है, एक एक करके ज़रूर पढ़ते रहें, शुरू से पढ़ें, ठीक है। चलिए पहला यहाँ पे देख लेते हैं अपना सेंटेंस। और उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि ब्लर आ रहा है हमारा वीडियो में, क्लियर नहीं दिख रहा, तो थोड़ा टाइम दें वीडियो को तो वो अपने आप क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के पास क्लियर पहुंच रहा है और मुझे भी क्लियर ही दिखता है, तो अब मैं क्या बताऊं इस बारे में, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 अपना यहाँ से देखते हैं। ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन of Mathura sculptors of that period was creation and popularization of the Buddha's image in human form। यदि आप ध्यान से इस स्टेटमेंट में देखें तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना, जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ये कंट्रीब्यूशन ही है। ऑफ प्रीपोजिशन है मथुरा स्कल्पटर्स, जो मूर्तिकार हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन होगी दैट पीरियड, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, वर्ड लिखा गया होगा ना तो स्कल्पटर्स के अकॉर्डिंग लिखा गया ना पीरियड के अकॉर्डिंग, देखोगे तो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लिखा गया। कंट्रीब्यूशन है हमारा सिंगुलर, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ से वर्ड को हटा लीजिए और वाज लिख लीजिए। तो इसका मतलब जो बी पार्ट है आपका उसमें वर्ड को हटाएंगे और वाज लिखेंगे कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, ठीक है ना भाई। मैंने उम्मीद की थी कि मैं तुम्हें ना मिलूंगा किसी दूसरे दिन, बट दुर्भाग्यवश मैं बीमार पड़ गया। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। स्टेटमेंट नो एरर है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। महावीर वाज एन एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब यहाँ पे सपोर्टर है, ठीक है। हाँ, सपोर्टर ही होता है एडवोकेट। महावीर वाज एन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस, बिल्कुल ठीक है। वेजिटेरियनिज्म, हु रिवाइव्ड द रिकॉग्नाइज्ड द जैन डॉक्ट्राइन एंड द एस्टेब्लिश रूल फॉर देयर मोनेस्टिक ऑर्डर, ठीक है। जो जैन डॉक्ट्राइन है ना उसके लिए उसने क्या किया, एस्टेब्लिश रूल किए। तो जो देर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये लिखा हुआ है पोजेशन डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? द जैन डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग। तो एक काम कीजिए, ये तो हमारा कोई पर्सन नहीं है, सिंगुलर भी है, ठीक है ना, और है भी नॉन लिविंग कैटेगरी में। तो जब पोजेशन लिखेंगे इस जैन डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, माइक्रोवेव्स are the principal carriers of television, telephone and data transmissions between stations on earth and between the earth and satellites। एक तो सबसे पहली बात देख लीजिए, सैटेलाइट की स्पेलिंग याद कर लेना, नंबर दे के जाएगा, फ्री का नंबर होगा। सैटेलाइट की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसे याद रखना एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है पूछने के लिए, ठीक है। दूसरी बात देखना, माइक्रोवेव्स सब्जेक्ट हो गया, आर इसके अकॉर्डिंग हो गया। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट लिखा है। माइक्रोवेव जो किरण होती है ना, छोटी छोटी तरंगे जो होती है, माइक्रो मतलब होते हैं छोटे। प्रिंसिपल कैरियर्स, कैरियर्स होता है लाने ले जाने वाला, जो वाहक बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल जो है ना यहाँ पे, ये मुख्य की सेंस में लिखा हुआ वर्ड है। जो प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है ये किसी सिद्धांत के बारे में बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि मुख्य वाहक है एक, टेलीविजन, डाटा ट्रांसमिशन और टेलीफोन के जो आदान प्रदान होता है ना, तो वो ये वेव्स ही काम करती हैं, तो मुख्य काम इन्हीं का ही है। तो जो प्रिंसिपल हमने लिख दिया ये गलत लिख दिया हमने, प्रिंसिपल हमें लिखना चाहिए था PRINCIPAL वाला प्रिंसिपल, मेन, जिसका मतलब होता है मेन, मुख्य। तो ए पार्ट हो जाएगा, इस प्रिंसिपल को हटाइए और PAL वाले प्रिंसिपल लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन यूनिट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिफाइंड आइदर बाय रेफरेंस टू अ रैंडमली चूजन मटेरियल स्टैंडर्ड और टू अ नेचुरल फेनोमेना। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। साउंड की बात करें तो ये यूनिट लिखा हुआ है ना, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। कॉन्सोनेंट का मतलब ये यूनिट, ठीक है ना, तो ये तो कॉन्सोनेंट ही हो गया। अब ये साउंड आपको पता होगा बेहतर तरीके से, आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, ठीक है। अब एन तो नहीं आएगा जब वोवल साउंड है ही नहीं इसमें, तो एक काम कर लीजिए, वहाँ से एन को हटाइए और ए लिख लीजिए,
बड़ा आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े होने से कुछ नहीं होता, एरर सब वही हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको उनका इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए कि आप उन्हें कैसे स्टेटमेंट में उनका एप्लीकेशन कर सकते हैं। 6 देखिए, शी स्टूड ऑफ फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर हाइट एंड फ्लेमिंग रेड हेयर। उसकी हाइट अच्छी थी, बाल उसके थोड़े फ्लेमिंग जले जले टाइप नहीं होते, लाल लाल, तो भीड़ में सबसे अलग दिख रहा था। इसका ये कहने का मतलब है, अच्छा स्टूड ऑफ का मतलब होता है कोई इमेज ड्रॉ हो जाता है, टाई टाई बोलते हैं ना, तो स्टूड ऑफ का तो ये मतलब होता है, अच्छा वो अलग खड़ा हुआ था तो इसका मतलब सबसे अलग दिखना, सबसे अलग दिखना। तो एक वर्ड होता है हमारा स्टैंड आउट, फ्रेजल वर्ब होती है ये हमारी स्टैंड आउट, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है टू बी नोटिसेबल, जिसे ज़्यादा नोटिस किया जाए, टू बी नोटिसेबल, टू बी नोटिसेबल, ठीक है। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ से ऑफ को हटा लीजिए और क्या लिख लीजिए, यहाँ पे आउट लिख लीजिए, ए पार्ट में आउट, OUT आउट। नेक्स्ट, द डाटा ऑन द डाइवोर्स केस इज ऑन द जजेस डेस्क, ठीक है। सब मामला सही है, लेकिन यदि आपने नाउन को अच्छे से पढ़ा हो तो सिंगुलर फॉर्म होती है डेटम। ये जो डाटा वर्ड पढ़ते हैं ना, आंकड़े, ये होता है प्लूरल, ये क्या होता है, प्लूरल होता है ये। जब हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया, द डाटा, तो वर्ब भी कैसी लिखेंगे हम, प्लूरल लिखेंगे। तो ये जो इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे आर। तो जो इस सेंटेंस में बी पार्ट है, द डाइवोर्स केस, वो इस डाटा के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, डाटा प्लूरल होता है, ध्यान रखना, आर लिखें। सिंगुलर फॉर्म होती है डेटम, सिंगुलर फॉर्म होती है डेटम। देयर इज़ ए ब्यूटिफुल मून आउट टुनाइट, बाहर देखा तो मून आज रात बड़ा अच्छा है। एंड नीता एंड आई आर गोइंग फॉर ए स्ट्रोल, घूमने के लिए जा रहे हैं। वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद शी एंड आई। अब ध्यान से देखना, अलोंग विद हो गई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस, ये आपने पढ़ा होगा। तो जो दोनों वर्ड लिखे हुए हैं ना, शी और आई, इन्हें ऑब्जेक्टिव केस में लिखिए। शी का करिए हर, और एंड और आई का करिए मी। दोनों किस केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। प्रीपोजिशन लिखी हुई है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ किया करें। नेक्स्ट देखिए, योर हस्बैंड डज नॉट बिलीव दैट यू आर ओल्डर देन आई। योर हस्बैंड डज नॉट बिलीव, ओके, व्हाट, दैट यू आर ओल्डर देन आई। ओल्डर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन हो रहा है, यू का और आई का, बिल्कुल सही है सेंटेंस, स्टेटमेंट नो एरर, ठीक है। 10th, you should be cautious and make a few discreet inquiries about the firm before you sign anything। तो सीधी सी बात है, इंक्वायरीज करनी चाहिए आपको कुछ, तो क्लियर है ना बात। इतने कोशिश होनी चाहिए कि आप कुछ भी साइन करें, है ना, कुछ चीज़ साइन करने से पहले उसके बारे में इंक्वायरी कर लें। अब ध्यान से देखना, एनीथिंग का मतलब यहाँ पे है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे एनीथिंग की तो ज़रूरत नहीं है, तो नॉन असर्टिव वर्ड है। असर्टिव वर्ड चाहिए इसके लिए हमें समथिंग, असर्टिव वर्ड क्या चाहिए हमें यहाँ पे, समथिंग। फिर से पढ़ लीजिए, यू शुड बी कॉशियस, तुम्हें केयरफुल होना चाहिए, मेक अ फ्यू डिस्क्रीट इंक्वायरीज, और कुछ तो इंक्वायरीज कर लेनी चाहिए, अबाउट द फर्म, जो आपकी फर्म है उसके बारे में, बिफोर यू साइन समथिंग, कुछ भी साइन करने से पहले, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे एनीथिंग को हटाइए, समथिंग लिखिए। दूसरी बात, हिंदी की यदि मैं बात ना करूँ तो एनीथिंग लिखा जाता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ में, क्योंकि ये नॉन असर्टिव वर्ड होता है। असर्टिव वर्ड इसी की सेंस का होता है, समथिंग, ठीक है, ध्यान रखना। 11 पे आ जाइए, दीपा अराइव्ड, चलिए दीपा अराइव्ड, ये एक अलग बात है कि वो पहुंची। डिड ऑल द प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या है कि उसने सारी प्रिपरेशन करी। मैं सीधा सा मतलब बताऊं तो कहना क्या चाह रहा है, दीपा अराइव्ड, दीपा डिड ऑल द प्रिपरेशन, तो दीपा एक बार ही उसने वहाँ पे लिख लिया, ये सही है यहाँ पे। एंड देन हैज़ कॉल्ड अप वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड, अच्छा कोई कोई मीनिंग भी अच्छा आ रहा है इसमें। तो इंटीमेट जो होता है ना, उसका मतलब होता है नॉन फैमिलियर। कॉल अप का मतलब होता है फ़ोन करना, कॉल अप का मतलब होता है टू फोन, टू फोन, ठीक है। अब सारे काम पास्ट में है, अराइव्ड भी पास्ट में, प्रिपरेशन भी पास्ट में, ठीक है ना, तो कॉल भी पास्ट में किया होगा, तो हैज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, देन कॉल्ड अप वन ऑफ आवर इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है ना। वन ऑफ सिलेक्शन कर रहे हैं, फ्रेंड्स प्लूरल है, यहाँ तक सही है। सी पार्ट गलत हो जाएगा, हैज़ को यहाँ से हटाइए, सी भी पास्ट में करिए। आई विश आई सॉ यू,
व्हेन यू वर इन नेपाल। हमने पढ़ा है कोई भी विषय यदि पास्ट से रिलेटेड हो जाए, पास्ट का कोई टाइम बना दे, तो उसके साथ जो हम वर्ब लिखते हैं ना वो पास्ट परफेक्ट की लिखी जाती है, पास्ट परफेक्ट की, क्योंकि अब वो कंप्लीशन हो चुका है वहाँ पे। अब हम बात ऐसा कर रहे हैं कि जैसा पास्ट में होता है ऐसा ना हो के आज ऐसा हो जाता है। तो अब ये जो हमने बी पार्ट लिखा हुआ है ना, इसे लिखना चाहिए हमें हेड सीन, हमें इसे लिखना चाहिए हेड सीन। आप ऐसे समझिएगा, यदि आपने ये वर्ड पढ़े, मैंने कहा आई विश आई हैव अ कार, ये आपको पता ही मैंने ऐसी विश कर ली जो प्रेजेंट से रिलेटेड है ना, कि यार मेरे पास एक कार हो। तो इस सेंस में जो हमारे सब्जेक्टिव मूड कहता है, यदि हम प्रेजेंट की कोई विश कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो वर्ब लिखते हैं ना वो सेकंड फॉर्म में लिखी जाती है, या तो वर से लिखे उसे या किस में लिखे। जैसे मैं कहूँ आई विश आई वर अ बर्ड, वो दिखने में पास्ट लग रहा है लेकिन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, क्योंकि वहाँ से प्रेजेंट का एक मीनिंग निकल के आ रहा है, बट आई एम नॉट। लेकिन यदि यही विश पास्ट की, कोई काम पास्ट में हो गया और मुझे अब वो मेंशन करना हो कि यार कल ना मैं अगर पढ़ लेता तो फेल नहीं होता, तो मैं क्या कहूँगा, इफ़ आई हैड रेड ऑल द बुक्स, यदि मैंने सारी किताबें पढ़ ली होती, इसका मतलब मैंने पढ़ी नहीं। क्लियर हो रही है ना बातें। अब मेन बात ये है कि इस सेंटेंस में भी वही बात है ना, या जब तुम नेपाल में थे तो काश में मिल लेता तुम, तो इसका मतलब वो मिला नहीं है, पास्ट की बात, अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो एक कंप्लीशन हो गया होगा इसके। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, हेड सीन। अगर मैं यहाँ से कहने लगूँ आपकी लड़ाई हो गई कहीं पे और आप पिट पिटा के आ गए कहीं, और आज आप यहाँ पे कहते हो उस टाइम मेरे पास बंदूक होती, आई विश आई हैव अ गन देन, तो इसका मतलब क्या है, अब तो कोई बात नहीं, तो सारा कंप्लीशन हो चुका है, काम वाम हो चुका है, अब उल्टा होने की बात आप कर रहे हो। तो इस सेंस में जो देन हमने लिख दिया पास्ट का टाइम है, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट मेंशन करना पड़ेगा, और यहाँ से एक मीनिंग निकल के आएगा पास्ट का। बट आई डिडंट हैव, पर मेरे पास नहीं थी इसलिए बात मैंने बोली है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक हेड लिख दूंगा हेल्पिंग वर्ब, और एक हेड जो लिखूंगा वो हो जाएगी मेन वर्ब। आई विश आई हैड अ गन देन, तो यहाँ पे भी इसमें लिखिए बी में आई हैड सीन। यदि सब्जेक्टिव मोड आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो ये उसी का एक टॉपिक है। पास्ट में पता कैसे चला, पास्ट में इसलिए पता चला क्योंकि सी में क्लोज लगाई हुई है पास्ट की, तो ये पास्ट का टाइम रेफर कर रही है, क्योंकि नेपाल में पास्ट में था, तो बात पास्ट की ही है। 13 देखिए, रूपा वॉज ड्राइविंग फ्रॉम पोस्ट टू पिलर एंड ईच पर्सन शी स्पोक टू मोर अनहेल्पफुल देन द लास्ट, जिससे भी मिली उससे ज़्यादा ही अनहेल्पफुल लोग मिले, उसकी सहायता ना करने वाले, जब वो क्या कर रही थी, इधर उधर चक्कर लगा रही थी। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है ना फ्रॉम पोस्ट टू पिलर, ये गलत लिख दिया हमने एडीएम। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट होता है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। मैं सीधा सा बात बताऊं, जब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, मारे मारे फिरना, यार वो मारा मारा दर दर के ठोकर खाता फिर रहा है, मारा मारा फिर रहा है, तो उस टाइम पे हम इस इडियम का यूज़ करते हैं, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। चलिए 14, क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी आर्ग्यू, ये वर्ब है क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग, जो आलोचक हैं बहुत सारे हैं। आर्ग्यू व्हाट, दैट द न्यू मेजर्स, जो नए मापदंड हैं, इंट्रोड्यूस टू फाइट क्राइम, जो कैसे इंट्रोड्यूस किया कराए गए हैं, फाइट क्राइम से रिलेटेड उनके रेस्पेक्ट में, आर सिंपली पेपरिंग ऑन द क्रैक्स। यहाँ पे एक इडियम लिखा हुआ है पेपरिंग ऑन द क्रैक्स, होता है पेपर ऑन द क्रैक्स। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नए मेजरमेंट हैं वो फाइट से रिलेटेड दिखा रहे हैं, फाइट क्राइम से रिलेटेड, जो कि नॉर्मली क्या है, प्रॉब्लम जो है उनको छुपाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। तो पेपर ऑन द क्रैक्स का मतलब, क्रैक्स क्या होती हैं, दरारें होती हैं उन पर, पेपर का मतलब क्या होता है कि उन्हें ढक दे। तो ध्यान रखना, पेपर ऑन द क्रैक्स नहीं होता, एक ओवर प्रीपोजिशन यूज की जाती है कवरिंग के लिए, फ्रॉम बोथ साइड। किसी चीज़ को आप कवर कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम ओवर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओवर। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँगा पुट द ब्लैंकेट, पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेबी, ऑन द बेबी नहीं लिखना, क्योंकि कवरिंग पोजीशन में है, बेबी के ऊपर डाला जाएगा वन साइड टू अदर साइड, तो यहाँ से ऑन हटेगा और ओवर आएगा। अगर आप रटना ही चाहते हैं तो ध्यान रखना, पेपर ओवर द क्रैक्स होता है, इसका मतलब होता है टू हाइड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को छुपाना, टू हाइड प्रॉब्लम। तो ये प्रीपोजिशन यहाँ पे गलत लिख दी, क्या लिख दी, प्रीपोजिशन, टू हाइड प्रॉब्लम्स, ये होता है इसका मीनिंग। तो यहाँ से एक तो ऑन को हटा लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओवर आ जाएगा।
दूसरी बात, ये जो पेपर लिखा हुआ है ना, इसे ऐसे ना लिखें, ठीक है ना, इसे एडजेक्टिव ही बना के लिखें, पेपर ही होता है। क्या होता है? पेपर ही होता है। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, सी पार्ट को, टू फाइट क्राइम आर सिंपली पेपर ऑन द क्रैक्स, कि सभी को दिख रहा है कि ये जो है प्रॉब्लम को छुपाया जा रहा है। क्लियर है? पेपर ओनली ओवर द क्रैक्स, सॉरी, ओवर लिखें और पेपर लिखें, पेपर ओवर द क्रैक्स। चलिए आगे देखते हैं। आई कुड नॉट रिमेंबर स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन, वो बता रहे पास्ट की, भाई मैं याद नहीं रख सकता, ठीक है ना, ये पास्ट की बात बता रहे, मेरे याद नहीं थी और मैं याद नहीं रख सकता बच्चों को सुनाने के लिए स्टोरी। सो मैंने क्या किया, ठीक है, रिजल्ट बता रहा है वो, आई मेड अप वन एज आई वेंट अलोंग, जैसे मैं साथ गया तो मैंने एक बनाई और मैंने उसे सुना दी। सीधी सी बात ये ना, उसने कहा था, पास्ट की एक बात है कि भाई मैं याद नहीं कर सकता था, तो मैंने अपनी एक बनाई स्टोरी जब मैं साथ में था और मैंने उसे सुना दिया, ठीक है। अब मेन बात ये है कि जो स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल होता है क्या? स्टोरीज। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं लिखे जाते, तो ए स्टोरी लिखो, ए स्टोरी, बी पार्ट। 16 पे आ जाइए। यू मस्ट मेक अप द टाइम यू वेस्टेड दिस आफ्टरनून बाय वर्किंग लेट, ठीक है। मेकअप का मतलब क्या है? ओवरटेक कर लो, जो टाइम है तुमने वेस्ट कर दिया है उसे कंपनसेट कर लो अपना। और वो कंपनसेट आप करोगे कैसे? आज थोड़ा लेट तक काम कर लीजिए, वर्किंग लेट ओवर टू नाइट। अब ये गलती कर दी इन्होंने, टू नाइट हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम, ये ओवर हो गई प्रीपोजिशन। मैंने आपसे पहले ही बताया था एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं आती, ओवर यहाँ से रिमूव कर लो, लेट टू नाइट। प्रीपोजिशन के बाद आते हैं नाउन या प्रोनाउन, एडवर्ब्स नहीं आती, तो प्रीपोजिशन कभी मत लिखा करो एडवर्ब के साथ में, ठीक है। एडवर्ब को ऑब्जेक्ट बना के कभी प्रीपोजिशन का मत लिखा करो, ठीक है। चलिए, आई एम गोइंग टू बेड, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि सोने के लिए जा रहा हूँ। एंड यू वुड बी वेल एडवाइज्ड, और सीधी सी बात यह है कि मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें भी ऐसी एडवाइस दी जाती है भाई, ठीक है ना। टू डू लाइकली, अब मेन बात ये है कि लाइकली का मतलब क्या है कि जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे तुम करो, तुम्हें भी एडवाइस ऐसी दी जा रही है। तो इसका मतलब ये बता रहा है मैनर, कैसे करना है कि जैसे मैं करूँ। ये जो लाइकली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिमिलरिटी की एडवर्ब है, सिमिलरिटी की, लेकिन एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन जब भी कभी मैनर बताना हो, है ना, मैनर बताना हो, मान लिया मेरे भाई ने एक अवार्ड जीत लिया, उसने मेहनत की, ठीक है ना, और मैं कह लूँगा यार मैंने भी ऐसे ही किया। कैसे किया? हाउ का रिप्लाई? आई डिड। कैसे किया भाई? जैसे मेरे भाई ने किया, जो भी किया था मैंने लिख दिया आई डिड सो, ऐसे ही मैंने कर दिया जैसे मेरे भाई ने किया था। अब ये जो लाइकली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप इस लाइकली को यहाँ से हटाएं और यहाँ पे क्या लिखें? सो लिखें। क्या लिखें? सो। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो लाइकली यहाँ से हटाएं, सो लिखें, एक एडवर्ब बनेगी मैनर की। एक एडवर्ब किसकी बनेगी? मैनर की। आप बोलते हैं ना कि मैंने भी ऐसे ही कर दिया, कि भाई कैसे किया? कि ऐसे ही कर दिया। ऐसा कैसे? जैसे तुमने किया था। तो वो एक मैनर है, तरीका, जैसे पहले काम हो चुका है उसी का बिल्कुल वही मैनर बताने के लिए हम एडवर्ब लिखते हैं सो। तो सो लिखे यहाँ पे लाइकली। ऑन द लैंड टर्टल इज अनगेनली, अनगेनली का मतलब होता है कुरूप, जिसका कोई रूप ना हो, अच्छा, ठीक है। टर्टल इज अनगेनली बट इन द वाटर इट इज़ वेरी एजाइल। एजाइल होता है फुर्तीला, निम्बल लिख लीजिएगा। एजाइल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है निम्बल, एक्टिव, फुर्तीला। दूसरी बात ये है, अब टर्टल से हम बता रहे हैं यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सभी की बात हो रही होगी कि ज़मीन पर तो ऐसा रहता है लेकिन पानी के अंदर बड़ा फुर्तीला है। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ से? क्लास। अब जब हम क्लास बताएंगे तो आर्टिकल चाहिए इसे, ठीक है ना। तो एक काम करो, द आर्टिकल लिख लो। ऑन द लैंड द टर्टल इज अनगेनली, ये हम पूरी क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। उसमें ये अकेला एक लिखा हुआ है लेकिन वो सभी पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सभी पे लागू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख लिया यहाँ पे? द टर्टल इज अनगेनली। योर आर्गूमेंट वॉज क्लियर टू अस, ठीक है। टू जो प्रीपोजिशन लिखी है वो क्लियर सिर्फ हमारे लिए, इसलिए हमने रिसीवर हमें उस क्लियरेंस के, तो अस टू लिख लिया। फ्रॉम द स्टार्ट देयर इज नो नीड टू लेबर द पॉइंट, इसका मतलब कोई बात ही नहीं इस पॉइंट पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है हर तरीके से। द फैक्ट दैट आई डू नॉट लाइक योर फियांसे, दो वर्ड लिखना जिससे मंगनी हो जाती है ना, फियांसे बोलते हैं। लड़की के लिए लड़का फियांसे होगा, और लड़के के लिए जब लड़की बोलोगे फियांसी तो डबल ई लगा देना उसमें, है ना, यानी कि फीमेल और मेल ऐसे होता है। ये फियांसे बोला यही जाता है लेकिन एक में डबल ई आता है, वो लड़की के लिए यूज़ होता है। अगर लड़का कहेगा कि
शी इज़ माई फियांसे, तो इसका मतलब क्या है, तो ये वाला फियांसे आपको लिखना है। और यदि ही इज़ माई फियांसे लिखोगे तो ये वाला लिखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक तो सही है, ठीक है ना। द फैक्ट दैट आई डोंट लाइक योर फियांसे इज नीदर हियर नॉट देयर, इसका मतलब क्या है कि सच बात तो ये है कि ना तो मैं यहाँ पसंद करता हूँ ना वहाँ पसंद करता हूँ। व्हाट मैटर्स, और कोई मैटर नहीं करता कि तुम फील क्या करते हो, ठीक है ना। तो जो इज है ना यहाँ पे, ये गलत लिख दिया इसमें, ये यहाँ पे दैट लिखें। व्हाट मैटर्स दैट व्हाट यू फील। बात समझ में आ गई। जब भी आप कहते हैं ना कि क्या मैटर करता है कि तुम फील क्या करते हो, मैं तो ना यहाँ पसंद करता हूँ ना वहाँ पसंद करता हूँ, तो एक बात लिख लीजिए, व्हाट मैटर्स दैट व्हाट यू फील। बात समझ में आती है। हियर इज कमिंग माई पेरेंट्स एक्सक्लोज्ड पारुल व्हेन शी वॉज अनएक्सियस। भाई मेरे माता पिता आ रहे हैं, पारुल ने चिल्लाया जब वो परेशान थी, चिंतित थी। बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती कि बुक जो है उसमें लिखा हुआ है आंसर बी, और बी के सामने लिखा हुआ है नो एरर, तो कुछ गलती तो हुई है पक्का। अभी जो एक्सक्लोज्ड है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग बता के दें कि इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, उन्होंने नो एरर कहा है, एक्सक्लोज का शायद कोई ना कोई मीनिंग रहा होगा जो मुझे तो नहीं दिख पाया, लेकिन आप ज़रूर कोशिश करें एक बार कि इसका मीनिंग है क्या एक्सक्लोज। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस एक्सक्लोज को और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे सेड लिख सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं एक वर्ड लिख सकता हूँ एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड जो मेरी समझ में आता है, और आई थिंक वो यहाँ से मिस हो गया कि जो इन्हें लिखना चाहिए था एक्सक्लेम्ड। भाई परेशान थी तो चिल्लाई कि मेरे माता पिता आ रहे हैं भाई, तो क्या होना चाहिए था एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लोज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार देखें कि इसमें सेंटेंस में एरर क्या है। तो यदि एक्सक्लोज्ड का वाकई में मीनिंग क्या है, कोई सेड या चिल्लाने से रिलेटेड है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन यदि एक्सक्लोज्ड का कोई मीनिंग नहीं है तो फिर यहाँ से इसे हटा लीजिएगा, और इसकी जगह पे आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, या तो सेड लिख लीजिएगा या एक्सक्लेम्ड लिख लीजिएगा। एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना, जो आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पर आते हैं बनाने के लिए जब लिखते हैं, ठीक है। चलिए, द मिनिस्टर हैज़ पुट अ डिफरेंट ग्लास ऑन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मिडिल ईस्ट, में जो डेवलपमेंट हुए उन पर एक रोशनी डाली उन्होंने। रोशनी डालने का मतलब क्या है, ग्लास थोड़ी होता है कि कांच डाल दिया, ग्लोस होता है, ग्लोस होता है। अब वो चाहे भाषण देके उन्होंने बताया हो, चाहे कैसे, प्रकाश डालने का मतलब यही है। ग्लोस का मतलब क्या है कि उन्होंने प्रकाश डाला इस चीज़ पे, कितने कितने डेवलपमेंट्स हुए। तो ग्लोस लिखें, बी पार्ट आएगा। शी सर्टेनली हैज़ गॉन अप इन माई एस्टिमेशन, जितने भी मैंने मूल्यांकन किए उसमें वो निश्चित ही ऊपर गई है। सिंस शी टोल्ड द मैनेजर व्हाट शी थॉट ऑफ हिम, जब से उसने जो बताया है मैनेजर को कि उसके बारे में क्या सोचती है। अब मेन बात ये जो सर्टेनली लिखा हुआ है ना, ये अफर्मेशन की एक एडवर्ब होती है। अब या तो इसे शुरू में लिखो बिल्कुल, ठीक है ना, कि पता चल जाएगा कि पूरे सेंटेंस के लिए। लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो ये लिखा गया वर्ब के लिए। एडवर्ब तो ऐसे लिखे जाते हैं, एडवर्ब सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है पूरा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया वर्ब के लिए, तो प्लेस गलत हो गया बस थोड़ा सा। इसे गोन से पहले लिख लो, सर्टेनली गोन अप। निश्चित ही क्या है, अफर्मेशन का मतलब निश्चितता को बताने के लिए, सर्टेनिटी बताने के लिए सर्टेनली लिखा जाता है, ठीक है ना। मैं कहूँगा सर्टेनली आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसका मतलब वो मैंने समझ गया कि मैं जा रहा हूँ, ये निश्चित है, ठीक है ना। ये मैं ये भी कह सकता हूँ आई एम सर्टेनली गोइंग टू दिल्ली, तो ये भी यहाँ पे बात सही हो जाएगी। चलिए, ए पार्ट हो जाएगा, तो सर्टेनली को उठा के गोन से पहले लिख लीजिए, हैज से बाद में। 24 द प्लान्स हैव बीन अंडर डिस्कशन, अब तक भी क्या अंडर डिस्कशन है, यानी कि टाइम हो गया पहले से और अब तक। फॉर अ ईयर नाउ, एक साल हो गया, एक साल से भी अंडर डिस्कशन है, यानी कि अब भी अंडर डिस्कशन है। बट नो डिसीजन हैज़ रीच्ड, किसी भी डिसीजन पे पहुंचा नहीं गया है। अच्छा, डिसीजन इसका सब्जेक्ट है, वर्ब है आपकी एक्टिव वॉइस में, इसका मतलब डिसीजन खुद ही पहुंचेगा नहीं, पहुंचा जाएगा उस पर, तो पैसिव होना चाहिए था, तो हैज़ के बाद बीन लिखिए, डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड। सी पार्ट, अनलेस देयर पाथ्स डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब अलग अलग है। लेनन एंड मैकार्टनी रॉट मैनी हिट्स टुगेदर, यानी कि दो म्यूजिशियन हैं, लेनन एंड मैकार्टनी, इन्होंने बहुत से हिट सॉन्ग लिखे थे। और वो कब तक, एक टाइम की एक डेडलाइन थी कि जब तक उनके रास्ते अलग नहीं हो गए, जब तक वो दोनों अलग अलग नहीं हो गए। तो ये कोई कंडीशन नहीं है, टाइम की एक डेडलाइन है, और टाइम की डेडलाइन को बताने के लिए अनटिल का यूज़ किया जाता है। आई विल नॉट लेट गो यू आउटसाइड, टाइम की एक डेडलाइन,
अनटिल योर मदर रिटर्न्स फ्रॉम मार्केट। अनलेस नहीं, अनटिल। हिंदी नहीं निकालना, टाइम की डेडलाइन के लिए अनटिल लिखा करो, जो निगेटिव मीनिंग भी देता है। टिल प्लस नोट होता है इसका मीनिंग, तो यहाँ पे अनलेस नहीं आएगा, अनटिल आएगा। क्लियर है बात समझना है इसे। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी हो गई है पूरी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। बैठ के पढ़ें बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। और चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को जितना आपको हो सकता है, ठीक है। तो आज सभी को आपको बाय, नमस्कार।